डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट राजनीतिक अवधारणाएं, जिसमें अपना लेसन जो चल रहा था वो चल रहा था मार्क्सवाद, जिसमें अपन ने मार्क्सवाद का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय है। कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा दुनिया के सामने प्रस्तुत की, उससे के जो अपन कह सकते हैं कि उस विचारधारा के जो मुख्य स्रोत थे, या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो मार्क्स का जो दर्शन है उसके साधन या स्रोत क्या रहे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में आगे पढ़ेंगे इनके प्रमुख सिद्धांतों के संबंध में, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कार्ल मार्क्स ने कुछ रचनाएं रचित की थी, या अपन कह सकते हैं कुछ पुस्तकें लिखी थी, उसके संबंध में देख लेते हैं। तो मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, कार्ल मार्क्स की अगर अपन प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ एक इम्पोर्टेंट इसकी रचनाएं हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे अपन देखते हैं तो एक तो आता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी रचना है जो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी की, तो वो भी इसकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। दास कैपिटल, इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो दास कैपिटल की एक बात अपने को और भी ध्यान में रखना है, इसके 3 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो प्रथम पार्ट है वो कार्ल मार्क्स ने स्वयं ने लिखा था। इसके बाद में इसका जो 2 पार्ट, इसके देहांत के बाद में इसका जो मित्र था फ्रेडरिक एंजल्स, उसने इसको पूरा किया था। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो जो एक पुस्तक लिखी थी इसने, जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, जिसके अंदर ये जर्मन आइडियोलॉजी है, इसके अंदर इन्होंने जो इनके सभी सिद्धांतों का, या अपन कह सकते हैं इसकी जो थ्योरी का जो मूल आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, वो इसी के अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है जर्मन आइडियोलॉजी के अंतर्गत। इसके साथ इन्होंने और भी काफ़ी पुस्तक लिखी थी। जैसे इसकी बात करते हैं अपन दास कैपिटल के साथ, द सिविल वार की बात करते हैं, द गोथा अपने प्रोग्राम की बात करते हैं। इसी के साथ क्लाश जो स्ट्रगल इन फ्रांस है। तो अनेक इनकी रचनाएं हैं जिन्होंने इसने लिखा था। लेकिन जो आर्थिक तत्वों की जो बात कर रहा है कार्ल मार्क्स से, उसका जो वर्णन इस की जो रचना में मिलता है वो मिलता है दास कैपिटल के अंदर। इस दास कैपिटल के अंदर जो कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक नियमों का विश्लेषण है उसका उल्लेख जो मिलता है वो दास कैपिटल के अंतर्गत मिलता है। यानी आर्थिक जो नियम है, या अपन कह सकते हैं आर्थिक नियमों का विश्लेषण जो मिलता है वो मिलता है दास कैपिटल के अंतर्गत। और दास कैपिटल के जो मैंने बताए अभी, इसके 3 खंड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसको फर्स्ट स्वयं ने लिखा था, और जो ये 2 लास्ट के हैं ये इसके मित्र एंजल्स ने लिखे थे। एंजल्स ने पूरे किए थे, अपन कह सकते हैं इस थॉट को या इस रचना को इसका जो मित्र था एंजल्स, उन्होंने पूरा किया था। और इसी के साथ अगर अपन देखते हैं जो ये पुस्तक है
जर्मन आइडियोलॉजी, इस जर्मन आइडियोलॉजी के अंतर्गत इसके जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, जो इसकी थॉट का जो मूल आधार है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसको इसने जो विश्लेषण इसका अपने को मिलता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो इसकी पूरी थॉट का जो आधार है वो मिलता है जर्मन आइडियोलॉजी के अंदर। और इसकी जो एक पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो ये पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के संबंध में टेलर ने कहा था कि ये बाइबल या कुरान की तरह क्या है, पवित्र है। बाइबल या कुरान की तरह पवित्र है। तो अपन से ये रचनाओं से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेलर ने मार्क्स की किस रचना को बाइबल व कुरान की तरह पवित्र बताया, तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियमों का विश्लेषण किस पुस्तक में किया, तो वो दास कैपिटल में। और ध्यान रखना, दास कैपिटल के 3 पार्ट हैं, जिसमें एक स्वयं ने पूरा किया था उसके देहांत के बाद, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कार्ल मार्क्स का जो काल रहा है वो रहा है 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक। 83 में इसका देहांत हो गया था। तो उसके बाद में इसका जो मित्र था एंजल्स, उसने इस जो दास कैपिटल पुस्तक है जिसमें आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है उसको पूरा किया था। इसी के साथ जो राज्य पर विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने, वो दिया था द सिविल वार इन फ्रांस। उसके अंतर्गत इसने अपनी इस विचार को प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस विचारों में बाद में संशोधन भी किया था। तो ये इसकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, इसको अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर के रूप में अपन से पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं इसके जो थॉट थे, विचार थे, वो क्या थे, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो अगर अपन बात करते हैं कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की, या अपन कह सकते हैं इसके जो उन्होंने जो थ्योरी दुनिया के सामने एक रखी थी, तो उसका जो मूल आधार है वो जर्मन आइडियोलॉजी में उल्लेखित द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद सिद्धांत है उस पर पूरा का पूरा टिका हुआ है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया, इतिहास की भौतिक व्याख्या हो जाती है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी बात होती है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। ये तो इसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं, एक तो हो गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इसका इंपॉर्टेंट है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत। तो ये कार्ल मार्क्स ने अपने कुछ थॉट दुनिया के सामने रखे थे, जिसमें अपन इस कार्ल मार्क्स की इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले अपन इस कार्ल मार्क्स के जो मुख्य आधार हैं उनको अपन देखते हैं। यानी इन्होंने प्रकृति का किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है, उसके संबंध में और इन सभी विचारों के संबंध में इनका जो मूल आधार है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है। उससे पहले इसके अपन 3 आधार देखते हैं। तो एक देखते हैं अपन उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली। दूसरा देखते हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन क्या है, और तीसरा उत्पादन का जो संबंध क्या है, संबंध। तो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली का अर्थ एक प्रकार से इन 2 बातों की ओर संकेत कर रहा है। ये तीनों जो आधार हैं वो 2 बातों की ओर अपने को इंकित करते हैं कि उत्पादन के तरीके क्या हैं, तकनीकी स्वरूप है या हस्तशिल्प के माध्यम से किया जा रहा है, यानी हाथ से किया जा रहा है, या कृषि या औद्योगिक तकनीकी के द्वारा वो उत्पादन कर रहे हैं। फिर उत्पादन के साधन क्या है, यानी कि, और तीसरा जो इसका संबंध है वो क्या है, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था है या फिर दास प्रथा है। तो
नई जो विचारधारा है पूरी की पूरी इस उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन और उनके जो आपसी संबंध उन पर टिके हुए हैं। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं, जो कार्ल मार्क्स का मैं कई बार बता चुका हूं, आपका जो मूल आधार है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। तो इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, ये कोई कार्ल मार्क्स का एक कोई मौलिक विचार नहीं है, या अपन कह सकते हैं इसका मौलिक विचार धारा नहीं है, अर्थात ये इसकी स्वयं की नहीं है। क्योंकि अपन ने इसके जीवन परिचय में देखा था, जब ये बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो एक हिगल नाम का विद्वान था। जब जर्मन के बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो एक हिगल नाम का विचारक था, उसके द्वंद्वात्मक जो विचार थे उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो हिगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित था। उसके साथ मिलकर इन्होंने जो अपने समाज के अंदर जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसकी व्याख्या करने पर बल दिया था। यानी ईगल की जो विचारधारा है या ईगल की जो पद्धति है, उसके साथ मिलकर उन्होंने अपने समाज के अंदर जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उस पर ये एक प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत करता है या उसकी व्याख्या करता है। और जो ये सिद्धांत है, जो ईगल का द्वंद्वात्मक पद्धति सिद्धांत या थ्योरी पद्धति है, उसी के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो ये द्वंद्वात्मक का विचार हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से तो इन्होंने ग्रहण कर लिया, लेकिन साथ में एक और आता है भौतिकवाद दृष्टिकोण। ये भौतिकवाद दृष्टिकोण है, ये फायरबाख से लिया था इन्होंने। भौतिक वाद है, ये जो लिया था, ये विचार या अपन कह सकते हैं ये दृष्टिकोण लिया था, ये फायरबाख से लिया था। और इन दोनों से मिलाकर इन्होंने एक नया स्वरूप दुनिया के सामने रखा था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और इस ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। यानी कि द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो हिगल से ली थी, और जो भौतिकवाद है वो ली थी इन्होंने फायरबाख से। और इसके अनुसार इन्होंने सृष्टि के विकास के बारे में बताया। यानी कि जो ये द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके अनुसार इन्होंने कहा कि सृष्टि का एक प्रकार से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और साथ में जो दूसरा शब्द है भौतिकवाद, इसको इन्होंने मूल तत्व के रूप में दृष्टिगोचर किया था। द्वंद्वात्मक का अर्थ हो गया विचारों से संबंधित, यानी विचार के संबंध में इन्होंने व्याख्या की थी कि विचार आते हैं व्यक्ति के अंदर, और विचारों के बाद में उसमें एक प्रकार से प्रति विचार भी आते हैं। जैसे अपन कोई बात सोचते हैं कि अपने को ये करना चाहिए, तो अपने को ये करना चाहिए, तो अपना दूसरा विचार ये आता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ये अनेक प्रकार की द्वंद्व की स्थिति आती है। फिर अपन एक लास्ट निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जो इन्होंने आगे एक उदाहरण के माध्यम से भी अपने सामने इसको स्पष्ट किया है। तो जो हिगल है वो द्वंद्वात्मक वैचारिक पद्धति के द्वारा समाज के विकास की बात करता है, लेकिन इस बात का खंडन करता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है वो इसको बिल्कुल उल्टा बताता है। कार्ल मार्क्स ने इसके संबंध में कहा भी था कि द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो एक प्रकार से जो हिगल ने खड़ी की थी वो सिर के बल पे की थी, और मैंने इसमें परिवर्तित करे इसके पैरों के बल पे खड़ा कर दिया। ऐसा कुछ कहा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के संबंध में कार्ल मार्क्स ने। अब देखते हैं कि ये द्वंद्वात्मक पद्धति है क्या। जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो कार्ल मार्क्स का जो विचार है वो द्वंद्वात्मक पद्धति पर ही आधारित। अपन सब जानते हैं इनके जितने भी विचार वो पूरे के पूरे किस पर टिके हुए हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति पर टिके हुए हैं। और हिगल ये मानकर चलता है कि समाज की जो प्रगति होती है वो प्रत्यक्ष रूप से न होकर क्या होती है, टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है, जिसमें उन्होंने तीन बातें बताई थी, एक वाद, एक प्रतिवाद और एक संवाद बताया था। ये अपने को समझना है यहाँ। यानी कि हिगल ने बताया कि टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है, जिसमें तीन आते हैं। एक तो आता है वाद, एक आता है प्रतिवाद, एक आता है संवाद। जो ये वाद है, प्रतिवाद है
मार्क्स ने ये कहा कि जो ये वाद है यानी मनुष्य के अंदर वाद का अर्थ हुआ एक प्रकार से कोई विचार से संबंधित है, यानी कि मनुष्य के अंदर कोई विचार आता है और उस विचार के प्रति फिर प्रति विचार आते हैं, फिर उन दोनों में क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो तीसरा अपने सामने उभर कर आता है वो आता है संवाद, जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ये जिस प्रकार से वाद से प्रतिवाद श्रेष्ठ है, प्रतिवाद से फिर क्या है, संवाद श्रेष्ठ है, यानी एक पीढ़ी से अपन दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो इस प्रकार की गतिविधि का क्या करता है, विरोध, कि सृष्टि, जैसे हिगल ने माना था कि सृष्टि का विकास है वो विचार से हो रहा है, यानी कि मनुष्य के दिमाग में विचार आता है और विचार से फिर वो आगे बढ़ता है और अपने जो सृष्टि है उसका क्या हो रहा है, लगातार फिर विकास हो रहा है। लेकिन ऐसा कार्ल मार्क्स नहीं मानते कि अगर इस प्रकार से सृष्टि का विकास हो रहा है विचार के आधार पर, जैसे अपन उदाहरण से अगर समझते हैं, जैसे न्यूटन था, न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा था, सेब के पेड़ के नीचे, तो न्यूटन ने कहा कि एक प्रकार से जैसे सेब नीचे गिरा तो न्यूटन के सर पर गिरता है तो वो देखता है कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, साइड में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसके विचार आया। फिर उन्होंने ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल का और जो सिद्धांत है साइंस के अंदर उसको उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐसे विचार नहीं आ सकते, इसमें जो विचार से सृष्टि का विकास नहीं हो रहा, सृष्टि का विकास हो रहा है वो पदार्थ से हो रहा है। कैसे हो रहा है, उनका कार्ल मार्क्स का कहना था कि चलो मान लिया कि विचार आया, विचार आने के बाद में उन्होंने ये किया था, लेकिन अगर ये सेब नहीं होता, सेब तो पदार्थ है, अगर सेब नहीं होता तो उसके दिमाग में ये सेब नहीं होता तो वो गिरता नहीं, गिरता नहीं तो फिर उसके विचार कैसे आता, तो इम्पोर्टेंट क्या बताया था, पदार्थ बताया था। यानी कि जो ईगल है वो तो चेतन अवस्था पर सबसे ज्यादा बल देता है कि मनुष्य का चेतन अवस्था को एक प्रकार से ये ज्यादा महत्व देता है कि सृष्टि का जो विकास का जो मूल तत्व है वो क्या है, चेतना है। जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है नहीं, चेतना नहीं है, सृष्टि के जो विकास का मूल जो तत्व है वो क्या है, पदार्थ है, या अपन कह सकते हैं जड़ तत्व है, जड़ तत्व है। तो ये भौतिक गुणों को अंकित करता है, कार्ल मार्क्स ने एक उदाहरण भी दिया था गेहूं के पौधे को लेकर इस वाद प्रतिवाद के संबंध में, तो उन्होंने कहा था कि जब अपन गेहूं के बीज को भूमि के अंदर बोते हैं तो वो क्या है, गेहूं का जो बीज होता है, गेहूं का बीज वो एक प्रकार से जब जमीन के अंदर बोते हैं तो वो वाद है, फिर वो पौधे के रूप में अंकुरित होकर बाहर निकलता है तो वो क्या है, प्रतिवाद है, यानी इसका कुछ श्रेष्ठ है, यानी उसका प्रतिफल अपने को मिला है। जब बाद में अगर अपन बात करते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो पौधा नष्ट हो जाता है और बहुत मात्रा में अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, गेहूं प्राप्त हो जाती है। तो कार्ल मार्क्स का ये भी मानना था कि जब ये वाद से प्रतिवाद में और वाद और प्रतिवाद में जब संघर्ष की बात आती है तब तीसरा अपने को जो शुद्ध रूप अपने सामने आता है वो आता है संवाद। तो संवाद को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, फिर प्रतिवाद को, और सबसे जो निचले स्तर पर रखा गया है वो वाद को। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें तत्व आपस में, आपसी जो विरोधी तत्व हैं वो आपस में जब टकराते हैं उसमें परिवर्तन होता है, तो वो टकराकर अपने कभी भी आरंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं, जबकि वो हमेशा किस स्तर पे जाते हैं, उच्च स्तर पर ही जाते हैं। तो ये अपना एक सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, जो इसकी थॉट का पूरा आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं इसकी कुछ सिद्धांत की विशेषताओं की, तो विशेषताओं में अगर अपन देखते हैं तो द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें कोई जो वस्तुएं हैं उनके अंदर अगर अपन देर या अपन कह सकते हैं कि संगण मात्रा नहीं है, वरन वो एक पूरे इकाई की समस्त वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। साथ में इन्होंने कहा कि वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो धीरे धीरे न होकर क्या होते हैं, एकाएक अचानक होते हैं या शीघ्र होते हैं। साथ में ये बात करता है कि जो वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं उसका उत्तर कार्ल मार्क्स है वो हिगल की विचारधारा के आधार पर ही देता है। तो ये इसके कुछ विशेषता हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है, और साथ में इसके कुछ नियम है वो साथ में ही मैंने आपको बताए हैं कि ये विपरीत की एकता और संघर्ष, यानी कि जब वाद और प्रतिवाद में आपस में क्या चलता है, संघर्ष चलता है, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप तीसरा अपने पास में संवाद उभर कर आता है जो शुद्ध रूप होता है, तो ये संघर्ष की बात करता है। और परिणाम से ये गुण में परिवर्तन की बात करता है कि जो मात्रा में भारी परिवर्तन होता है वो गुण में भी अपने को एक प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, जैसे जल होता है, उदाहरण
उदाहरण बताया है अपनी पुस्तक के अंदर कि जल होता है उसको अपन गर्म करते हैं तो भाप के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। साथ में मैंने कहा कि जो वाद होता है वो प्रतिवाद में जाता है, प्रतिवाद किस में जाता है, संवाद। यानी कि एक पीढ़ी में जब विरोधी तत्वों का टकराव होता है तो वो हमेशा पीछे नहीं आते हैं, वो हमेशा क्या जाते हैं, आगे जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो विरोधी विचारधारा वाले आपस में टकराते हैं तो उसमें वो कभी टकराकर वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते, आगे आते। यानी कि संवाद का जब निष्कर्षण होता है, जब ऐसे मान लीजिए बहुत सारी गेहूं है, बहुत सारी गेहूं है, वो क्या कभी एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो सकती है कि वापस नहीं हो सकती, वो बहुत ज्यादा ही रहेगी। और जब ये पौधा है, जो पौधा बताइए वाद में आ सकता है क्या, वापस ये पौधा नष्ट हो जाएगा तो बताइए उसका बीज बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये हमेशा आगे की ही पीढ़ी में संचरित होते हैं या अपन कह सकते हैं बढ़ते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था में ये कभी नहीं आते। तो ये हुआ आज का अपना जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है उसके संबंध में। आगे की कक्षा में अपन पढ़ेंगे जो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो इसका अलगाव का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।